Hello everyone, welcome to Education Hits. Here I am Monica Chaudhary. We'll have your class on Civics, Chapter 1, the Union Parliament. So let's get started. According to the latest syllabus of ICSE, we have Lok Sabha, their composition, term, qualification, legislative power of parliament, administrative power, financial function, money bill, ordinary bill, and same for the Rajya Sabha and the speaker and its function. So let's get started. So first we have the Union Parliament. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए ऑप्ट किया था फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब पार्लियामेंट एक मेन बॉडी है जो सारे काम करती है, जिसके अंदर दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मेन काम है लॉ बनाना कंट्री के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अब आप सोचेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है। एक्चुअली पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म नेशनल बॉडी है जिसके अंदर पूरी इंडिया से इलेक्ट होके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं थ्रू द यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो भी इंसान हमारी कंट्री यानी इंडिया में 18 साल से ऊपर का होगा वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पार्टिकुलर जगह को बोलते हैं। जैसे जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है, कुछ एरियाज को, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस डिस्ट्रिक्ट को दो एरियाज में बांट देता है, तो वो बन जाते हैं दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज। या फिर एक डिस्ट्रिक्ट को एक भी एरिया रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन और जो भी उसका जोग्राफिकल एरिया है उसके कारण। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MP हमारे लोकसभा के लिए इलेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी गवर्नमेंट की 3 मेन ऑर्गन होती हैं उनके ऊपर ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दीज आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उनके अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे देश का काम चलता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो जो मैंने जैसे आपको बात करी, लेजिस्लेचर, जो हमारा नेशनल लेजिस्लेचर है वो हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का काम मेनली क्या होता है, बिल बनाना, उनको पास करवाना, अमेंड करना और डिफरेंट टाइप्स के आपके लिए वो लॉज बनाना जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काम आएंगे। और लेजिस्लेचर में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट है जो कि हमारे पार्लियामेंट के हैं, वो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। विदाउट प्रेसिडेंट देयर कैन बी नो पार्लियामेंट। सारे के सारे बिल, जितने भी बिल होते हैं, चाहे अमेंडमेंट बिल हो, मनी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, ऑर्डिनेंस हो, सारे के सारे प्रेसिडेंट के विदाउट साइन किए अप्रूवल नहीं किए जा सकते और ना ही इस कंट्री में अप्रूव होंगे। हमारे पास नेशनल लेजिस्लेचर पे यूनियन पार्लियामेंट है और हर अपनी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। कहीं कहीं स्टेट पर 2 हमारे पास लेजिस्लेचर, दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो कि हमारी 7 स्टेट हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि उत्तर प्रदेश पहले जम्मू कश्मीर में भी थी बट अभी वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो अभी वहाँ पे नहीं है। और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है 2 लेजिस्लेचर, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट में विधान परिषद और विधान सभा। तो ये होता है लेजिस्लेचर का काम, विच इज बेसिकली द लॉ मेकिंग। ऑल्सो हमारे कंट्री के लिए, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक लेजिस्लेचर का एफिशिएंट, रिप्रेजेंटेटिव और इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे देश का अच्छा डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है और हमारा बेटरमेंट हो सकता है, अनलेस नहीं। दूसरी बॉडी जो होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बेसिकली उस बॉडी को कहते हैं जो कि लेजिस्लेचर जो रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना। बेसिकली द एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, his cabinet or the minister of state and minister of different affairs and the administrative machinery which is we call the bureaucracy, okay, which basically works for the implementation of the rules and regulation in particular cities and state. Okay? Then we have 2 types of executive, which is basically political executive and permanent executive. Political executive includes the prime minister and his minister, means basically the cabinet minister, जो कि पॉलिटिकली इलेक्ट होते हैं और 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उसी टाइम तक वो वर्क करते हैं। दूसरी कैटेगरी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव उन सारे ऑफिसर्स को बोला जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में काम करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी, IAS, IFS, IPS नहीं बोल सकते क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में, IAS, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स होते हैं, जैसे कलेक्टर, DM, SDM। आप उन सबको बोल सकते हैं कि वो परमानेंट मशीनरी में आते हैं। इन लोगों को पॉलिटिकली न्यूट्रल होना होता है और ये नहीं पॉलिटिकली न्यूट्रल हो सकता है और ये किसी भी पार्टी के सपोर्टिव नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव है। इसका मेन फंक्शन इतना ही है कि ओवरसीज करता है इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन।
ठीक है। देन वी हैव जुडिशरी। In our country, we have independent judiciary to overlook both these organs of government, which is legislature and executive. इन दोनों को देखना हमारी इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो सब लोगों के राइट्स के लिए लड़ती है, सबको जस्टिस देती है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है उनके लिए वर्क करती है, किसी स्टेट्स के राइट्स को छीना जा रहा है उनके लिए वर्क करती है, सेंटर स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए वर्क करती है, राज्यसभा लोकसभा में किसी बिल पे कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए वर्क करती है, कोई लॉ इलीगली पास हुआ गया, कोई पार्टी इलीगली वोट में आई, इलेक्शन कमीशन को सुनना, सब इसका काम होता है जुडिशरी का। बट हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो है, बट लेजिस्लेचर इसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल करता है, जो आपको एग्जाम में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और जजेस के जो भी इसके अंदर जजेस होते हैं, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन सारों का अपॉइंटमेंट थ्रू पार्लियामेंट होता है, विच इज लोकसभा, विच इज एन इम्पॉर्टेंट ओवरलुक ऑन द जुडिशरी। एंड सेकेंड थिंग, क्या कहते हैं, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका इम्पीचमेंट भी पार्लियामेंट करता है अगर वो देखते हैं कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उनका आप अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म नेशनल बॉडी, बिकॉज व्हेन वी आर इन आईसीएसई हमारा जो आंसर होगा वो मेनली कीवर्ड पे डिपेंड करेगा। अगर आपके टीचर को आपके आंसर में कीवर्ड नहीं मिले और आपने सब कुछ सही लिखा है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो 4 नंबर क्वेश्चन हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 1 नंबर का। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, क्योंकि बेसिकली सिविक्स में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हमारे पास 5 ही चैप्टर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन तो 10 नंबर का बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑल्सो इसके अंदर कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे इम्पीचमेंट। आप प्रेसिडेंट के रिमूवल को या रिमूवल ऑफ जजेस को तो आप खाली लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस करता है, पर अगर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात आएगी तो यू नीड टू राइट इम्पीचमेंट ओनली, यू कैन नॉट राइट द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वहां पे आपने लिखा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, फिर हमारे यहाँ पे स्टेट है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन कैसे वर्क होता है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सेटअप इंडिया के लिए बोला है, मतलब हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि हम इंडिया में फेडरल सिस्टम रखते हैं। फेडरल सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है कि बहुत सारी यूनिट का एक के अंदर फ्यूजन कर देना, और जो एक फेडरल यूनिट होगी, जो फ्यूजन की यूनिट होगी, वो सबके ऊपर उन पे रूल करेगी और उनको उनके अंदर सुप्रीमेसी देगी। यानी कि हमारे यहाँ पे 29 स्टेट है और 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले हमारे यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरी थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जुड़ने के बाद, बट रिसेंटली दमन दाई और नागर हवेली और दादर को भी जोड़ दिया गया, तो हमारे पास अब 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसका मतलब क्या है, सेंटर का, स्टेट का, यूनियन टेरिटरी से एक साथ काम करना, और स्टेट का उसके अंदर अपनी सुप्रीमेसी और अथॉरिटी होना। यानी स्टेट का भी ऐसा नहीं है कि सेंटर उसके ऊपर ओवर रूल कर रहा है और सेंटर ही अपनी पोजीशन कर रहा है, स्टेट की भी खुद की पावर होना। उस सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल सेटअप और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली इसकी मेन फीचर्स है कि हमारी कंट्री को क्यों चाहिए था, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी लार्ज कंट्री है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 20 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो बहुत बड़ी कंट्री। इसको रूल करने के लिए सभी स्टेट का कॉपरेशन हो चाहिए। अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो उस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इनएफिशिएंट होगा कि वो पूरी कंट्री पे एक साथ और एक टाइम पे रूल कर सके, इसीलिए हमें फेडरल सिस्टम की जरूरत पड़ी। दूसरी, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे टाइप के रिलीजन है, बहुत कल्चर है, ट्रेडिशन है। अगर हम उनको अलग अलग उनकी पार्टिकुलर, जैसे मान लो कोई भी स्टेट है उसका अलग रिलीजन वो कल्चर है और दूसरी स्टेट का अलग है, अगर एक ही गवर्नमेंट उन पर रूल करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर अलग अलग गवर्नमेंट यूज करेंगी, रूल करेंगे, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर सकती है, उनके अपने कल्चर को और ट्रेडिशन को। उसके कारण क्या होगा, लोगों में ऐसी हीन भावना नहीं आती और ना ही फैक्शनिज्म होता है। अगर लोगों के अंदर अपनी ट्रेडिशन को लेकर वो आएगी तो उसके कारण लड़ाई झगड़ा होना ज्यादा है। इसीलिए हमने फेडरल सिस्टम डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे सारी कम्युनिटी सेटिस्फाइड रहे और कोई भी देश में वैसी दिक्कत ना हो। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेनली काम करता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि स्टेट के जो राइट्स हैं वो सेंटर छीन नहीं रहा है, दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से उनकी इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स लिखे हैं वो हो रहे हैं, और कोई भी स्टेट के साथ सेंटर कुछ गलत नहीं कर रहा है या उनके इम्पोजिशन लॉस नहीं कर रहा है। या जो स्टेट लिस्ट में हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट होती है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जो मैं आगे अच्छे से और बताऊंगी, पर अभी बता देती हूँ। जो स्टेट लिस्ट होती है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो मेरे अभी करंटली यहाँ पे 67 सब्जेक्ट हैं, उन पे खाली स्टेट ही लॉज बना सकती है। तो उनके सब्जेक्ट पे अगर यूनियन ने लॉ बना दिया तो उसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को देखता है और चेक करता है कि वेदर जो सेंटर है वो अपनी पावर से आगे और अथॉरिटी से बाहर तो नहीं निकल रहा है, इस वजह से। दूसरा हमारे पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसलिए है, देखिए, एक तो हमारे पास लोकसभा, एक राज्यसभा।
लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो तो आपने डायरेक्टली इलेक्ट कर देते हैं पीपल ऑफ इंडिया, तो डायरेक्टली आ गए। पर राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा के मेंबर्स को हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा में मेंबर्स अकॉर्डिंग टू स्टेट इलेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है। राज्यसभा में जो सब मेंबर होंगे वो सारी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के ज़्यादा एमपीज होंगे, और किसी स्टेट की कम पॉपुलेशन है तो वहाँ के कम एमपीज होंगे। जैसे कि यूपी है, यूपी बहुत बड़ा एक स्टेट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज रहते हैं राज्यसभा में। और जैसे गोवा हो गया, मेघालय हो गया, इन सब की लिस्ट होते हैं। इन दोनों के तो एक ही एमपी है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो इनको एक का रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसीलिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर फेडरल सिस्टम में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट करता है। और हम राज्यसभा को इसके कारण काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ये वन वर्ड में आता है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे राज्यसभा को हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा कह सकते हैं एल्डर हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसके अंदर जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। दीज आर द ओनली रीजन। ओके, नेक्स्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होने के साथ साथ नॉन फेडरल भी है। तो नॉन फेडरल क्या होता है और नॉन फेडरल के बेसिकली फीचर्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को राइट दिए हैं, तो साथ में सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। उसने सेंटर को इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाया जिससे कि सेंटर पूरे इंडिया को होल्ड करके रख सके और एक साथ रख सके। सारी स्टेट ऑटोनॉमी और ऐसी चीजें मांगने ना लग जाए और उनकी अथॉरिटी आगे न निकल जाए। अगर ऐसे होने लग गया तो सब लोग अलग नेशन की या कुछ भी फैक्शनिज्म आ सकता है, जिसके कारण पीस डिस्टर्ब हो सकती है कंट्री की। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना बहुत जरूरी है जो कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट चेक कर सके। दूसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबके लिए बराबर वर्क करता है। इससे पहले जब जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 337, 370 और 35A नहीं हटाया गया था, तब तक जम्मू और कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ टॉपिक है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर सिटीजनशिप भी डुअल हुआ करती है। 2 सिटीजनशिप हुआ था, एक जम्मू कश्मीर की और एक आप इंडिया में रहते हो इंडिया की। तो अब जब वो हट गया है तो अब इंडिया में खाली सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारी स्टेट के लिए वर्क करेगा, यूनियन टेरिटरीज के लिए वर्क करेगा और हमारी सेंटर के लिए वर्क करेगा। तो ये बेसिकली तो यूनिटी के लिए रखा गया है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सब बराबर है, कोई अलग नहीं है। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन जम्मू एंड कश्मीर, राज्यसभा। सो आई टोल्ड यू कि रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे सबकी रिप्रेजेंटेशन है, साथ में स्टेट्स की भी है, यूनियन टेरिटरीज की भी है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल है। जैसे कि बाकी कंट्री में अगर हमें कोई लॉ इमेंड करना है या लॉ को थोड़ा सा भी चेंज करना है तो चेंज करने को बोलते हैं अमेंड। तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ पे जो स्टेट होती है उनका अप्रूवल चाहिए होता है। बट अनलाइक इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई लॉ इमेंड करना चाहती है तो सेंटर कर सकती है, उसे स्टेट के अप्रूवल या मर्जी की कोई जरूरत नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरी जो मैंने उस पॉइंट में डिस्कस करी, डुअल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, जो कि हमको बताती है कि हम एक ही देश के। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, वहाँ पे स्टेट होती है, उनका अपनी सिटीजनशिप होती है और एक अमेरिका की सिटीजनशिप अलग होती है। पर इंडिया में हम लोग सब एक ही है और हम एक ही इंडिया में एक ही सिटीजनशिप होगी। आप सिर्फ भारतीय हैं, कोई आप यूपी के नहीं है, बिहार के नहीं है और कहीं के भी नहीं है। इसलिए बस पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, अब वो भी नहीं होने वाली है। सो हमने डिस्कस कर लिया कि पार्लियामेंट क्या होता है, फेडरल सेटअप क्या होता है, नॉन फेडरल सेटअप, फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अब हम आते हैं मेन चीज पे जो कि आपके चैप्टर का कोर है, वो है लोकसभा और राज्यसभा। अब हम जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। मैं आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगी कि इसका क्या फीचर है, इसका क्या फीचर है, सो दैट यू कैन रिलेट कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन नहीं है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे देश में मिलती है। सो लेट्स बिगिन विद द लोकसभा। हमारे पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, जैसे मैंने आपको बताया। पहला तो लोकसभा, दूसरा है प्रेसिडेंट और तीसरा है राज्यसभा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑल्दो कभी पार्लियामेंट में ना तो राज्यसभा में ना लोकसभा में बैठते नहीं है, पर जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो एड्रेस करने आते हैं नेशन को। पूरी गवर्नमेंट जैसे दो जॉइंट सिटिंग हो रही है, तो बेसिकली जो 2 हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है एकदम फ्रेश इलेक्शंस के बाद, तो प्रेसिडेंट आते हैं, दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं। तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा मैंने जो आपको बताया वो मेन रोल ये है कि इन दोनों बॉडीज में कोई भी लॉ पास होगा, मतलब मान लो अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है, ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, कुछ ऑर्डिनेंस नहीं ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। विदाउट हिज अप्रूवल अ बिल कैन नॉट बिकम लॉ, एक्ट। अ बिल कैन नॉट बिकम एक्ट और लॉ, वी नीड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट।
So let's talk about the two bodies, which is Lok Sabha and Rajya Sabha. As I told you, Lok Sabha में people डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि एमपी जो होते हैं लोकसभा के अंदर वो पीपल के थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल अटेंड फ्रेंचाइज। ठीक है, एज आई टोल्ड यू। तो इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, और इसके अंदर जो एमपीज होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यानी जब भी राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करना होगा तो लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स के लिए वोट करेंगे, और उसका मेथड भी दूसरा होता है। जैसे हमारे इंडिया में जो हम लोग इलेक्शन का मेथड यूज करते हैं वो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ, इसका कुछ ऐसा आपके सिलेबस में यूज नहीं है, बट आई विल टेल यू। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर हमने 4 कैंडिडेट खड़े हैं, मतलब 4 कैंडिडेट खड़े हैं, और उसकी पॉपुलेशन है लगभग 2 लाख। ठीक है, तो हर एक को मिले 80,000, एक को मिले वोट 60,000, एक को मिले 20,000 और एक को मिले 40,000। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे, सपोज ए वाले को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो वहाँ से जीत जाएगा। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पहली बात तो हम किसी पार्टी के लिए वो कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते, पार्टी के लिए वोट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर मेजोरिटी से ऊपर ही आपकी आनी चाहिए, तभी आप वहाँ के एमपी और एमएलए बन सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाएगा वो एमपी वहाँ का बन जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। हमारे इंडिया में पूरे में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, बट खाली राज्यसभा और विधान परिषद के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, जो कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो भी इलेक्ट होते हैं, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही इलेक्टेड होते हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर है आपको एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्या होता है। तो आपने देख लिया, इसके डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ऑल्सो इसकी जो टर्म होती है, मतलब ये कितने साल तक डिसॉल्व, एक जो चीज है वो है लोकसभा और राज्यसभा पावरफुल और कौन सी अनपावरफुल है। तो मैं बता देती हूँ, लोकसभा का एक जो डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसॉल्व की जाती है, मतलब इसे भंग कर सकते हैं। लाइक अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के साइन लेके और लिख दिया कि हम राज्यसभा को डिसॉल्व और लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहते हैं, और उस पर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया विद हिज अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से, तो लोकसभा खत्म हो सकती है और उसी साल नए फ्रेश इलेक्शन होंगे। बट राज्यसभा हमेशा परमानेंट रहती है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। ये इसका एडवांटेज है, ये परमानेंट है और ये डिसॉल्व की जा सकती है। तो ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज है लोकसभा का। ठीक है, देन वी हैव टर्म, ये 5 साल की इलेक्ट होती है। एक एमपी 5 साल के लिए इलेक्ट होता है लोकसभा में। राज्यसभा का टर्म 6 ईयर होता है, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स एवरी 3 ईयर्स। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, ऑल्सो इसके अंदर जो हमारे मैं आपको टोटल बता देती हूँ, इसके अंदर वी हैव 552 मेंबर्स। 552 मेंबर्स होते हैं टोटल लोकसभा में, जो कि पूरी इंडिया से इलेक्ट होके आएंगे। उनमें से 530 इलेक्ट होके आएंगे स्टेट से, और 20 इलेक्ट होके आएंगे यूनियन टेरिटरी से, और 2 होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। यानी कि हमारे पास 552 मेंबर्स टोटल है लोकसभा में, जिसमें 530 रिप्रेजेंट करेंगे हमारी स्टेट्स को, जो कि है 28। देन 20 विल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारी 8 यानी केंद्र शासित राज्य, जिन पे सेंटर अपने आप ही डायरेक्टली कंट्रोल करता है, उनको बोलते हैं केंद्र शासित राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी। एंड थर्ड वन इज 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 2 मेंबर्स जो होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिए जाएंगे, जिनको नॉमिनेट करेंगे खुद प्रेसिडेंट। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि पार्लियामेंट में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, या फिर नहीं किसी भी हाउस में रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, और उनको ऐसी फील लगती है कि हाँ इसके 2 मेंबर होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट ये 2 मेंबर अपने आप नॉमिनेट करते हैं। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट नहीं हुए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगा कि वो नहीं होने चाहिए। वैसे पहले होता था कि 2 मेंबर होते थे, जस्ट इसी साल के इलेक्शन पिछले साल में जो हुआ था उसमें नहीं थे 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 250, यानी कि इसमें 250 मेंबर्स होंगे, जो कि आपके रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को इनइक्वली। मैं जैसे बोला, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट से ज्यादा मेंबर, और जिसकी कम है उस स्टेट से कम मेंबर। सेकेंड, इसके अंदर से जो 12 मेंबर्स होते हैं,
जो 12 मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। ये मेंबर जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे लाइक क्रिकेट, सिनेमा, लिटरली किसी लिटरल और कल्चरल किसी भी चीज़ में। जैसे कि अभी कुछ साल पहले सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, तो वो इसी के थ्रू बनाया गया था। जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, जैसे लता मंगेशकर को बनाया गया था और अभी भी काफ़ी लोग हैं, तो वो हर बार 6 साल में एक बार वो नॉमिनेट करेंगे और वो लोग मेंबर रहते हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए इसके टोटल मेंबर्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट the procedure of election is over and they directly elected, dissolved, permanent or, and this is the total strength. Now we'll talk about the qualification of member. Almost same qualification है दोनों की, just हमें एज का ध्यान रखना है। पहली क्वालिफिकेशन जो होगी, you should be a citizen of India. आपको देश का वो होना चाहिए, इंसान भारतीय होना चाहिए। आप भारतीय होंगे तो ही आप इनमें MP बन सकते हैं, अनलेस आप नहीं बन सकते। अब हम बात करेंगे दोनों की एज। दोनों की क्वालिफिकेशन में एज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक पार्टिकुलर एज के होंगे आप तभी लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं और तभी आप राज्यसभा के मेंबर कर सकते हैं। बेसिकली दोनों की क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द एज। बाकी सब क्वालिफिकेशन सब सेम है, आपको एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन जो है एज है। बेसिकली लोकसभा का मेंबर होने के लिए यू शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आपको 25 साल से बड़ा तो होना ही चाहिए। आप उससे छोटे होंगे तो आप मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बन सकते। और राज्यसभा का क्या है कि आप यू शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आप 30 साल से छोटे नहीं हो सकते। अगर आप 30 साल से छोटे हो तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। बस हमें इतना याद रखना, हमें याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की एज का डिफरेंस है 5। अगर आप लोकसभा की एज 25 याद कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यू रिमेंबर कि राज्यसभा की है 30 ईयर्स, जो कि एक मेन क्वालिफिकेशन है। जब भी पूछी जाती है आपको ये मेंशन करना पड़ेगा एज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। सो लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। हमने बोला कि हमने एज के बारे में डिस्कस कर लिया और हमने सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस कर लिया। जो हमारा अगला क्वालिफिकेशन है दैट यू शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और व्हाटएवर। मतलब आप कुछ भी और नहीं हो सकते, जैसे कि आपका कोई अपना कुछ और प्रोफेशनली कुछ और हो और उसके बाद फिर आप MP बन रहे हो, MLA बन रहे हो, आप ऐसे नहीं बन सकते। आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते जब आप लोकसभा में लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हो। साथ में ही आपका इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपकी वोट पड़ते हैं आपका वहाँ पे नाम होना चाहिए। जैसे मतलब हम लोग सिटीजन है तो एक इलेक्टोरल लिस्ट निकलती है कि कौन कौन वोट कर सकता है, उसके अंदर आपका नाम होना जरूरी है। ठीक है, और आप डिस्चार्ज मतलब आपको किसी भी एक्ट के थ्रू, यानी कि पहले आप पार्लियामेंट के मेंबर थे और आपने कुछ बदतमीजी की या कुछ भी पार्लियामेंट की बेइज्जती की, यानी कि मतलब स्पीकर को ऐसे, मतलब एक कंटेंट होता है ना हाउस का कि आपको इस तरीके से डेकोरम मेंटेन करके चलना होता है कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। आपने अशब्द यूज किया, अब्यूज किया, किसी को कुछ किया, अगर उसके थ्रू आपको किसी भी एक्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप कहीं जेल में रहकर आए हो और वो हो तो भी आप इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। और साथ में आपके मेंटली स्टेबल नहीं हो, आप दिमाग से थोड़े मतलब वो सॉर्ट ऑफ पीपल होते हैं जो मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं, आप तब भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस काम है जो कि इंपॉर्टेंट लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इन्हीं के थ्रू चलता है, तो आप नहीं बन सकते। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन गिनवा दी, जैसे कि अगर आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया then you are disqualified being a member of लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, दूसरा अगर आप जेल में रहकर आए, तीसरा मेंटली स्टेबल नहीं हो, और चौथा अगर आपको किसी भी एक्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया गया। अब मैं एक और बता देती हूँ डिस्क्वालिफिकेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन एक्ट पहले क्या होता था, जब हमारा देश में स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी थी तो एक फेज बीच में जब चल रहा था, कांग्रेस का टाइम था, उस टाइम इमरजेंसी से पहले की बात चल रही है, तो उस टाइम क्या होता था, जो MP इलेक्ट होते थे कोई भी के, वो क्या करते थे, वो बिक जाते थे, पैसे ले लेते थे, रात रात अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे और दूसरी पार्टी की मेजोरिटी बना के उनको जिता के गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती थी। उसके बाद 1991 में एंटी डिफेक्शन एक्ट आया। एंटी डिफेक्शन एक्ट का मतलब है, अगर मान लीजिए दो पार्टी हैं, BJP और कांग्रेस, आप कांग्रेस से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और कांग्रेस से आपने MP बने हैं, आप कांग्रेस के MP थे, तो आपने वहाँ पे आपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप MP बन गए। उसके बाद जैसे ही आप पार्लियामेंट में आए और आपने देखा कि BJP की सरकार बन रही है, उन्हें मेजोरिटी चाहिए और BJP वालों ने आपको पैसे खिला दिए। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बस मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, उसने आपको पैसे खिला दिए। अगर उसके बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है टू गिव अ मेजोरिटी ऑफ BJP टू BJP, जिससे कि उनकी सरकार बन जाए,
तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मेंबर ही नहीं रहेगा पार्लियामेंट का। इसका मतलब यही है कि एंटी डिफेक्शन एक्ट का यही मतलब है कि अगर आप इलेक्ट होने के बाद अपनी पार्टी चेंज कर लेते हो तो आप मेंबर नहीं रहोगे पार्टी के, सॉरी राज्यसभा के, सॉरी किसी भी हाउस के आप मेंबर नहीं रह सकते। बट हाँ, इसके साथ प्रोवाइडेड ये है कि पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं आ रहा है और उसकी 1/3 मेजोरिटी मेंटेन है। यानी कि मान लो अगर पार्टी पहले से कोई टूट रही है, कई इंसिडेंट्स अभी हुए भी है, कर्नाटका में हुआ था और मध्य प्रदेश में भी हुआ था, अगर दिख रहा है गवर्नर को या किसी को भी दिख रहा है कि पार्टी टूट रही है और जो हमारा स्पीकर होते हैं वो सबको दिख रहा है कि पार्टी टूट रही है और तब मेंबर ने अपनी पार्टी चेंज करी है, तो ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाई अनलेस ही विल बी डिस्क्वालीफाई। उससे एक वो भी होनी चाहिए कि पार्टी टूट रही है और साथ में पार्टी की मेजोरिटी 1/3 से कम है, तो वो उस केस में मेंबर रहेंगे अनलेस वो मेंबर नहीं रहेंगे, जो कि एंटी डिफेक्शन एक्ट कहता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन एक्ट का मतलब क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता, सो नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग। उसके बाद है, ये तो हमने डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की बात हमने करी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि सेशन। आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है इस टाइम। सेशन क्या होता है, एक पीरियड होता है जिसके अंदर ना अपना हाउस एक बिजनेस कंडक्ट करवाता है। द वर्ड बिजनेस शुड बी देयर इन द डेफिनेशन अनलेस यू विल नॉट गेट द मार्क्स। जो सेशन होता है उसके अंदर हाउस जो है पूरा मीट करता है, मीट मतलब सारे आते हैं, बैठते हैं और एक बिजनेस कंडक्ट करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट लॉस पास करते हैं। और ये क्या कहते हैं, कंपलसरी होता है कि हाउस पूरे साल में 2 बार तो बैठे ही बैठे, यानी 2 बार तो मीट हो जिस सेशन के दौरान, ठीक है, 2 सेशन तो होने ही चाहिए। तो इसके लिए और इंटरवल शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, यानी दोनों के बीच में इंटरवल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो तो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है, अगर 2 ही सेशन होने चाहिए तो साल में 12 ही महीने होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास 3 टाइप के 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड देन वी हैव विंटर सेशन। बजट सेशन जो कि आपका फरवरी टू मई होता है, ये जुलाई टू अगस्त सितंबर होता है, एंड दिस इज नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। आपको इनकी मंथ भी कभी कभी पेपर में लिखने होते हैं। बेसिकली ये 3 तो पूछे जाते हैं कि आप तीनों सेशन के नाम बताइए, जो कि आपके वन मार्कर में आएंगे ही आएंगे, सो इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और सेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार पूछे जाती है। बजट सेशन जो कि हमारा बेसिकली फरवरी में बिगिन होता है, जब आपको याद होगा जब बहुत ही ज़्यादा देश में सस्पेंस होता है कि यूनियन बजट आने वाला है, स्टेट का बजट आने वाला है, तो वो सब इस बजट सेशन में पास्ड होते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट के होते हैं। तो बस हमें सेशन में इतना याद करना है कि हमारे पास 3 सेशन है, पार्लियामेंट को 2 बार तो साल में मिलना ही चाहिए और यूजुअल इंटरवल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इस सेशन के अंदर हम बिजनेस कंडक्ट करता है हाउस अपना, ठीक है। देन वी हैव क्वायरम। क्वायरम बेसिकली एक स्ट्रेंथ बताता है, जैसे कि अगर हमें सेशन करवाना है लोकसभा का, तो लोकसभा के 1/10 मेंबर, 1/10 टोटल स्ट्रेंथ, जो टोटल स्ट्रेंथ है उतने मेंबर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए अनलेस सेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। इसका मतलब है बजट सेशन चल रहा है और फाइनेंशियल मिनिस्टर को बजट प्रेजेंट करना है, तो कम से कम लोकसभा में 1/10 मेंबर तो होने ही चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के। बस इतना है, आपको इतना याद रखना है कि 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इज द क्वायरम ऑफ द लोकसभा एंड सेम फॉर द राज्यसभा। नो नथिंग यू नीड टू नन। So let me rub this. अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कौन होता है। लोकसभा में होते हैं स्पीकर और इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी बोलते हैं, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर स्पीकर सारी की सारी उनके ऊपर डिस्कस करता है कि स्पीकर सेपरेट टॉपिक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप के फंक्शन है जो मैं डिस्कस करने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, और इसकी काफ़ी पावर्स होती हैं लोकसभा में, तो जो हमें बाद में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है और इसका है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन अब जो ये फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क में, और ज़्यादातर 3 मार्क में आता है कि राज्यसभा किस तरीके से लोकसभा से इंफीरियर है, यानी कि लोकसभा इतनी पावरफुल क्यों है। पहला रीज़न तो यही है कि लोकसभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल से आती है। मतलब हम लोग जो नॉर्मल पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो पीपल्स को इलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से आएंगी। तो वो ऑब्वियसली की बात है कि वो लोग डायरेक्टली इलेक्टेड है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इन्हें डिपेंड होना है इन पे कि ये लोग जो इलेक्ट करेंगे, जो MP इलेक्ट, हम तो नहीं देख रहे, इस वजह से लोकसभा पावरफुल है। तो पहले रीजन आप यही लिखेंगे, द पीपल ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड एंड अनलाइक the people of Rajya Sabha are elected through proportional representation by the member of Lok Sabha.
सेकेंड पॉइंट है कि लोकसभा जो है उसमें आप मनी बिल को ऑरिजिनेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और पास करवा सकते हैं। बट राज्यसभा में आप मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकते। राज्यसभा ना तो मनी बिल को ऑरिजिनेट कर सकती है, ना ही उसे अमेंड कर सकती है। बट हाँ, जैसे अगर मान लीजिए लोकसभा ने मनी बिल को पास किया, मनी बिल बेसिकली वही होता है जिसके अंदर कोई इम्पोजिशन है, ऑल्टरेशन ऑफ एनी टैक्स है, या फिर विड्रॉल ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और विड्रॉल ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कंटीजेंसी और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो मैं जो टर्म बोल रही हूँ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट में ब्रॉडली आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो वी नीड टू रिमेंबर कि राज्यसभा है जो है वो मनी बिल को ऑरिजिनेट नहीं कर सकता। सिंपली अगर लोकसभा मनी को बिल को पास करता है तो ये प्रथा है कि पहले स्पीकर उसको साइन कर देगा, फिर वो राज्यसभा में पहुंचेगा ही। तो राज्यसभा में जैसे वो बिल जाता है उसमें राज्यसभा 14 दिन का टाइम दिया जाता है। राज्यसभा चाहे तो उसके अंदर कुछ चेंज कर सकती है, बट उसको ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ हम ये बिल पास नहीं करेंगे और ये बिल चेंज होना चाहिए, वो ऐसे नहीं कर सकती। सिर्फ मनी बिल के जो सुप्रीम राइट है सारे लोकसभा के पास है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ या तो वो अपने सजेशन दे सकती है कि भाई इसके अंदर ये चीजें चेंज कर दो, उसके अलावा राज्यसभा का कोई रूल नहीं है मनी बिल में, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है राज्यसभा के लिए। बस इनके दो ही मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि लोकसभा में पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इसके नहीं होते हैं। और दूसरा पॉइंट है मनी बिल यहाँ पे ऑरिजिनेट हो सकता है और मनी बिल यहाँ पे ऑरिजिनेट नहीं हो सकता। और तीसरा तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसकी स्ट्रेंथ 552 है और इसकी स्ट्रेंथ 250 है। इसका मतलब इन दोनों में जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर किसी भी बिल में कॉन्फ्लिक्ट आता है, लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा पास नहीं करती, तो क्या होता है, ऐसे बिल को पास करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस बुलाई जाती है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब दोनों हाउस को एक साथ बिठाया जाता है, जिसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जिसका प्रिसाइडिंग मेन होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो एक पावर तो उसी की तरह से चली गई। दूसरी थिंग जो है, ज्यादा मेंबर होंगे तो वो उस वाले बिल के लिए वोट करेंगे, तो यानी कि मेन पावर तो लोकसभा की है, क्योंकि उसके पास ज्यादा मेंबर है तो वो चाहेगा तो बिल को रिजेक्ट करेगा, वो चाहेगा तो बिल को पास करवाएगा। बस ये तो ये हमें 3 पॉइंट याद रखना है। यूजुअली इस पे क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में। बेसिकली आपको आंसर उसी तरीके से लिखना चाहिए। अगर आप ऊपर मेन वर्ड लिख देंगे कीवर्ड और नीचे आप एक्सप्लेनेशन में वर्ड में देंगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं है, बस कीवर्ड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ऑल्सो बिल कैसे पास होते हैं और दोनों राज्यसभा और लोकसभा की कॉमन पावर्स क्या क्या है। और आर्टिकल 370, 35 ए भी इस बार सिलेबस में डाला गया तो उसे भी हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।